हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट अमित गुप्ता पे। आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे। दिस इज़ द एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स से भी रिलेटेड टॉपिक अच्छा है, फार्माकोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक अच्छा है। इसको हम पहले तो इनको आपको जनरल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की बात करेंगे। उसके बाद हम एक नए लेक्चर की सीरीज़ लेके आएंगे इसी के बाद में। उसमें हम पर्टिकुलरली एक एंटीसेप्टिक के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट होते क्या हैं? द टर्म एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट कॉमनली जो होती है, कॉमन नोट एजेंट्स विच इनहिबिट द किल्स और इनहिबिट और किल माइक्रोब्स। यानी कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट एक एजेंट्स जो हैं उनको कॉमनली यूज़ किया जाता है कि जो माइक्रोब्स हैं उनको या तो मारने के लिए या उनकी जो ग्रोथ होती है उसको रोकने के लिए। तो अगर हम डिफरेंस करें बिटवीन द एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में, बहुत डिफरेंस, माइनर डिफरेंस होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या अंतर होता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में। एजेंट यूज ऑन लिविंग सरफेस, स्किन, माउथ आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक। यानी कि और वाइल दोज यूज टू इंटीमेट ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट्स, वाटर सप्लाई एजेंट्स, प्राइबेस आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स। कहने का मतलब ये है कि जो लिविंग सरफेस पे जो माइक्रो प्रेजेंट्स हैं, जैसे कि हमारी स्किन की सरफेस पे, माउथ में, आइज़ में, हेयर, तो जो लिविंग सरफेस है उस पर जो माइक्रोस प्रेजेंट हैं उसको हम किल करने के लिए जो एजेंट यूज़ करते हैं वो क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है। और जो नॉन लिविंग सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करने के लिए, उनको हटाने के लिए जो एजेंट यूज़ करते हैं वो डिसइंफेक्टेंट है। तो अंतर कितना है? एंटीसेप्टिक्स आर दोस एजेंट दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग सरफेस। जबकि क्या डिसइंफेक्टेंट आर द दोस एजेंट्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ एंड किल द माइक्रोब्स ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया हो। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जो माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं वो डिसइंफेक्टेंट है, और जो लिविंग सरफेस पे माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, वो क्या है? एंटीसेप्टिक है। अब आती है टर्म एक जर्मीसाइड। जर्मीसाइड का मतलब क्या है? एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट बोथ आर कमिंग टू द जर्मीसाइड। जर्मीसाइड वो एजेंट है जो कुल मिला के आपके माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं, चाहे वो एंटीसेप्टिक हो चाहे वो डिसइंफेक्टेंट हो। बोथ कैटेगरी को जो एजेंट होंगे उन्हें हम कंबाइंड रूप से जर्मीसाइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक और टर्म आपको देखने को मिलेगी, डिसइंफेक्शन और स्टेलाइजेशंस। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिसइंफेक्शन एंड स्टेलाइजेशंस में क्या अंतर है, क्या इसमें डिफरेंस होता है। तो पहले देखते हैं स्टेलाइजेशन क्या है। स्टेलाइजेशन मीन्स कंप्लीट किल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड स्पोर्स। स्टेलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम कंप्लीटली हर तरह के माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, साथ में जो उसके स्पोर्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं एट द प्रोसीजर ऑफ स्टेलाइजेशंस। जबकि डिसइंफेक्शन की बात करें तो उसमें हम इतने नंबर ऑफ पैथोलॉजिकली माइक्रोब्स को रिड्यूस कर देते हैं जो कि किसी भी होस्ट को हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कोई होस्ट के लिए कोई डिसीज़ प्रोड्यूस या इन्वेसिव नहीं हो सकते हैं। यानी यहाँ पर जो डिसइंफेक्शन होगा उस कंडीशन में सभी तरह के माइक्रोब्स किल नहीं होंगे। माइक्रोब्स हो सकते हैं किल हो जाए थोड़े बहुत, लेकिन पोर्स तो जरूर रह जाएंगे। तो रिफर्स टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ द वायबल पैथोजेनिक माइक्रोब्स। डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं? जो वायबल पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं उनकी क्वांटिटी को हम कम करते हैं, उनके लेवल को कम कर देते हैं, डेट डू नॉट पोज ए रिस्क ऑफ इंडिविजुअल विद ए नॉर्मल होस्ट डिफेंस, जिससे कि उसके रिस्क के चांसेस को हमें कम किया जा सके। तो डिसइंफेक्शन और स्टेलाइजेशन में डिफरेंस कितना है? स्टेलाइजेशन में आपकी इंक्लूड स्पोर्ट्स, सभी तरह के माइक्रोब को पूरी तरीके से किल कर दिया जाता है। जबकि डिसइंफेक्शन में क्या होता है? कुछ हद तक हम माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, लेकिन स्पोर इस कंडीशन में समाप्त नहीं होते हैं, वो किल नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन मैकेनिज्म एक्शंस। क्या हो सकता है जर्मीसाइड्स का? जर्मीसाइड्स का मतलब क्या हो? दोनों चीज़ें, डिसइंफेक्टेंट भी हो गए और एंटीसेप्टिक भी हो गई। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जर्मीसाइड्स आर वेरिड हो सकते हैं। तो ये तीन टाइप होते हैं, तीन तरह की मैकेनिज्म होते हैं जिससे कि किसी भी माइक्रोब्स को किल करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म। जो बैक्टीरिया की प्रोटोप्लाज्म है उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या हो? वो भी माइक्रोब्स किल हो जाए। सेकंड इज़ द डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन इंक्लूडिंग एंजाइम्स। जो बैक्टीरिया अंदर प्रोटीन्स हैं उनका डीनेचुरेशन कर दिया गया
चाहे एंजाइम का डीनेचरेशन हो गया, उसकी वजह से बैक्टीरिया खिल जाए। डीनेचरेशन मतलब क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है उसका स्ट्रक्चर में एकदम चेंजिंग हो जाए। जैसे हमारा हाथ जल जाता है, तो हाथ या पैर हमारे जलते हैं तो हमारी बॉडी में जो स्किन में जो प्रोटीन होती है वो डीनेचर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्किन का टेक्सचर होता है वो नॉर्मल नहीं रह पाता, वो बिगड़ जाता है। वो क्या है, डीनेचरेशन प्रोसेस से। तो यहाँ भी क्या हो रही है, जो बैक्टीरियल प्रोटीन है वो क्या डीनेचर्ड हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर अनप्रॉपर हो जाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। एंड नंबर थर्ड इज द डिटर्जेंट लाइक एक्शन इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया मेम्ब्रेन एंड किल द माइक्रोब्स। और डिटर्जेंट्स लाइक एक्शन में क्या होगा कि जो परमेबिलिटी है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की वो बढ़ जाती है, जिससे कि मेम्ब्रेन ब्रस्ट हो जाएगी, और मेम्ब्रेन ब्रस्ट होने से बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो बेसिकली 3 मैकेनिज्म हैं जिससे के थ्रू बैक्टीरिया या वायरस बैक्टीरिया या माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म, सेकंड इज द डीनेचरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन इंक्लूडिंग एंजाइम, एंड थर्ड इज द डिटर्जेंट लाइक एक्शन इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, जिससे मेम्ब्रेन ब्रस्ट हो जाएगी और बैक्टीरिया किल हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ फैक्टर जो मॉडिफाई करते हैं इसके एक्शन के लिए। किसके एक्शन को मॉडिफाई करें, जर्मीसाइड के। जर्मीसाइड में आप दोनों चीज़ इंक्लूड है, एंटीसेप्टिक भी है और डिसइंफेक्टेंट भी है। तो यहाँ पर बात करेंगे द एक्टिविटी ऑफ जर्मीसाइड्स कैन बी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर और पीएच जब जैसे जैसे चेंज होते हैं वैसे वैसे उनकी एक्टिविटी होती है, मारने की जो एफिशिएंसी होती है वो कम या बढ़ सकती है। पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने टाइम पीरियड में कॉन्टैक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा उतनी जल्दी माइक्रोब्स खत्म हो सकता है। तो पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी नहीं माइक्रोब्स किल हो जाता है, जितना कम रहेगा उतना माइक्रोब्स किल नहीं होगा। नेचर ऑफ माइक्रोब्स इन्वॉल्व, नेचर ऑफ माइक्रोब्स का मतलब है नेचर माइक्रोब्स जो है किस तरह के, ग्राम पॉजिटिव हैं, ग्राम नेगेटिव हैं, स्पोर टाइप के हैं, ये डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के जर्मीसाइड्स के लिए। साइज ऑफ इनोकुलम, साइज ऑफ इनोकुलम का मतलब क्या होता है कि कितना क्वांटिटी में माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। अगर माइक्रोब का जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, बल्क अमाउंट में वायरस बैक्टीरिया लोड है, बैक्टीरिया लोड ज़्यादा है तो इनोकुलम ज़्यादा है, साइज ऑफ इनोकुलम ज़्यादा खा जाएगा। अब बैक्टीरिया लोड कम है तो उसमें साइज ऑफ इनोकुलम कम होगा। तो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया ज़्यादा हैं, कितने कम हैं। ज़्यादा होंगे तो टाइम लगेगा, कम होंगे तो जल्दी ही किल हो जाएंगे। एंड लास्ट में इज द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, पस एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर्स। कभी कभी क्या होता है कि हमारे फोड़ा फुंसी ये सब चीज़ हो जाती हैं तो वहाँ पर ब्लड और पस फॉर्म हो जाता है, तो बहुत से जो एंटीसेप्टिक हैं वो काम नहीं करते हैं, तो उनकी क्या होती है एक्टिविटी या एफिशिएंसी, ऐसे एंटीसेप्टिक कम हो जाती है सॉरी तो ये सब फैक्टर हो गए आपके। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, टेम्परेचर एंड पीएच हो गए, पीरियड ऑफ कांटेक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, नेचर ऑफ माइक्रोब्स इन्वॉल्व हो गए, साइज ऑफ इनोकुलम की बात कर दी, प्रेजेंस ऑफ ब्लड, पस और अदर ऑर्गेनिक मैटर्स। नाउ कम टू द पोटेंसी। पोटेंसी क्या रहती है, तो हम पोटेंसी कैसे निकालते हैं कि वो ज़्यादा पोटेंट एंटीसेप्टिक है या जर्मीसाइड है, वो कम पोटेंट एंटीसेप्टिक है, जर्मीसाइड है या डिसइंफेक्टेंट है। ये जो हम जर्मीसाइड की पोटेंसी होती है वो एक्सप्रेस करते हैं फिनल कोफिशिएंट से। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो डी फार्म एग्जिट एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ये हो सकता है कि फिनल कोफिशिएंट्स किस लिए यूज़ किया जाता है या फिर रेडल वाल्कर कोफिशिएंट किस लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो फिनॉल कोफिशिएंट्स है और रेडल वाल्कर कोफिशिएंट्स है, ये पोटेंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक या जर्मीसाइड को डिटर्मिनेशन करने के लिए किया जाता है। विच इज़ द क्या होता है ये, विच इज़ द रेशियो ऑफ मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट ड्रग रिक्वायर्ड टू किल 24 आवर कल्चर ऑफ बी टाइफस in 77.5 minutes added 37.5 डिग्री सेल्सियस टू डेट ऑफ फिनॉल अंडर सिमिलर कंडीशंस। कहने का मतलब ये होता क्या है, तो उसको समझने की कोशिश करें सिंपल लैंग्वेज में कि फिनल कोफिशिएंट्स या रिडल वाल्कर कोफिशिएंट्स है क्या। ये एक रेशियो है, किसमें एक रेशियो होता है जो हम एंटीसेप्टिक यूज़ कर रहे हैं उसके बीच में और फिनॉल के बीच में, किसके फिनॉल के बीच में, और जो हम एंटीसेप्टिक या जर्मीसाइड ले रहे हैं उसके बीच में रेशियो होता है। किस चीज़ का रेशियो होता है कि जो ड्रग है या जो एंटीसेप्टिक है जर्मीसाइड है वो कितनी कंसंट्रेशन में, कितने मिनिमम कंसंट्रेशन में 24 आवर ऑफ कल्चर बी टाइफस, जो बैक्टीरिया का कल्चर है जो 24 घंटे में बनके तैयार हुआ है, उसको कितने 7.5 मिनट में और 35 डिग्री सेल्सियस में कितना कंसंट्रेशन में सभी को किल कर देता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट ड्रग या टेस्ट एंटीसेप्टिक या टेस्ट डिसइंफेक्टेंट कितने कम कंसंट्रेशन में
वो 24 घंटे का जो कल्चर बना हुआ है बी टाइफिलस का, वो 7.5 मिनट में 37.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कितने कम से कम कंसंट्रेशन में पूरे बैक्टीरिया को फिनिश कर देता है, पूरे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। और इसका हम कंपेयर कैसे करते हैं? फिनॉल से। अगर फिनॉल जितनी देर में ख़त्म करता है उतनी देर में फिनॉल जितनी कंसंट्रेशन में ख़त्म करता है उतनी कंसंट्रेशन ख़त्म करेगा, तो यानी कि इसका जो पोटेंसी है बहुत हायर होगी। और फिनॉल से कंसंट्रेशन में बहुत कम होगा तो पोटेंसी बहुत कम हो जाएगी। और फिनॉल्स की कंसंट्रेशन जितनी हम यूज़ कर रहे हैं उससे कंसंट्रेशन ज़्यादा यूज़ हो रही है तो पोटेंसी कम हो रही है, और कंसंट्रेशन कम यूज़ हो रही है तो पोटेंसी बढ़ रही है। समझ रहे होगे आप मेरी बात के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम कंपेयर कैसे करते हैं? फिनॉल से। रेशियो कैसे ले रहे हैं? फिनॉल से। कंडीशन क्या है? एक बेसिलस लोड है जो 24 घंटे में बनाया गया है, उसको 7.5 मिनट में कितनी कंसंट्रेशन ऑफ एंटीसेप्टिक है वो इतने टेम्परेचर पे किल कर देंगे। कंसंट्रेशन अगर फिनॉल से ज़्यादा है तो पोटेंसी फिनॉल से ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन फिनॉल से ज़्यादा है तो पोटेंसी फिनॉल से कम होगी, और कंसंट्रेशन फिनॉल से कम है तो पोटेंसी उस एंटीसेप्टिक की ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन बढ़ने पर पोटेंसी कम होगी, कंसंट्रेशन घटने पर पोटेंसी ज़्यादा होगी। ये बात अब मुझे लगता हूँ क्लियर हो गई होगी। Now come to the therapeutic index. Therapeutic index of an antiseptic is defined by comparing the concentration at which it acts on microorganisms which produce local irritation, tissue damage or interference with healing. यानी therapeutic index उसको हम लेते हैं कि कोई एंटीसेप्टिक है वो कितनी कंसंट्रेशन में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म किल कर रहा है, जो कि लोगों को इरिटेशन कर रहे हैं, टिश्यू डैमेज कर रहे हैं, या कोई हीलिंग को इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई जख्म हो जाती है तो उसमें एंटीसेप्टिक लगाते हैं ताकि वो जल्दी हील हो जाए, और माइक्रोब क्या करते हैं? इंटरफेयर करते हैं। तो कितनी कम कंसंट्रेशन में जो इन माइक्रोब्स को किल करेगा उसकी थेरेपेटिक इंडेक्स ज़्यादा होगी। सिंपल बात है, तो इसे थेरेपेटिक इंडेक्स बोलते हैं। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशंस ऑफ जर्मीसाइड्स। तो जर्मीसाइड में डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे फिनॉल डेरिवेटिव्स की बात की थी, फिनॉल है, रिसोसिनॉल है, क्लोरोहेक्सिनॉल है और हेक्साक्लोरोफिनॉल है। ये सभी यूज़ होते हैं ऐसे डिसइंफेक्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में भी कुछ है जो ऐसे जर्मीसाइड यूज़ होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बेंजल पेरोक्साइड है। नंबर 3 इज़ हैलोजन। हैलोजन में जैसे आयोडीन है, आयोडीन का टीचर यूज़ करते हैं, बीटाडीन यूज़ करते हैं, वो भी क्या एक तरह से आपका एंटीसेप्टिक है। आइडोफोर्स है, क्लोरीन है, क्लोरोफोर्स है। नंबर 4 बात करते हैं बिगोनाइड्स। बिगोनाइड में क्लोरोहेक्सिडीन आता है जो आजकल हैंड सैनिटाइजर में काफ़ी मिलता है आपको। इसके अलावा आपका क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है जिसमें सिट्रामाइड है, बेंजल क्लोरीन क्लोराइड है, जो बेंजल क्लोरीन क्लोराइड आपको मिलेगा अक्सर आई ड्रॉप में देखने मिलेगा, और डी एक्वालिनम क्लोराइड है। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम कैटायन्स होते हैं। कुछ सोप हैं जो सोडियम के सोप होते हैं और पोटेशियम सोप होते हैं। 2 टाइप के सोप मिलते हैं जो आपको यूज़ करते हैं, जैसे कार्बोलिक एसिड के भी सोप मिल जाएंगे। वो सभी क्या करते हैं? एसिड डिसइंफेक्टेंट में काम करते हैं। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल मोस्टली यूज़ होते हैं। ये दोनों ही आपके जो हैंड सैनिटाइजर होते हैं उसमें हायर क्वांटिटी में 70-75% या 70% या 72% से हायर कंसनट्रेशन में इनके प्रेजेंट होते हैं। एल्डिहाइड की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड है, ग्लूटर एल्डिहाइड है, दोनों यूज़ होते हैं। एसिड की बात करें तो बोरिक एसिड इज द मेजॉरिटी यूज़। और फिर मेटेलिक साल्ट की बात करें सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर सल्फर डायाजीन है। सिल्वर नाइट्रेट मैंने आपको बता रखा है, सिल्वर नाइट्रेट आपने देखा होगा जो बहुत सारे ऑइंटमेंट होते हैं जो बर्निंग की हीलिंग के लिए यूज़ किए होते हैं, उनमें सिल्वर नाइट्रेट आपको मिलता है। तो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर सल्फर डायाजीन है, जिंक सल्फेट है, कैलामाइन है, जिंक ऑक्साइड है। ये सभी आपके मेटेलिक साल्ट हैं, ऐसे एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। डाई होती हैं उसमें कुछ आपके जिलेटिन डाई है, जिलेटिन वॉलेट है, एक्रीफ्लोविन है, प्रोफ्लोविन है, और फ्यूरन डेरिवेटिव में आपका नाइट्रोफिरोजोन है। तो ये तो क्लासिफिकेशन की बात हुई। तो आज जो हमने डिस्कशन किया है वो जर्नल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट का मत किया है। तो आपको यहाँ पर आज समझ में आ गया कि एंटीसेप्टिक क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स क्या है, स्टरलाइजेशन क्या है, डिसइंफेक्शन क्या है, जर्मीसाइड्स क्या है, इस सब बारे में पता लग गया है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा उसमें हम इन जो कैटेगरी ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और एक और बात, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे और आपकी नॉलेज बढ़ते रहे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।